हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले साइंस का चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम यहाँ पे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि मैम एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होते हैं एसिड्स। सेम विद बेस एंड सेम विद सॉल्ट। हाँ, बट ये सॉल्ट का थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है, खाने में सॉल्ट की अहमियत हमें पता। मम्मी आज आपने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया, मम्मी आज टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नमक का इशू सा लग रहा है। तो हाँ, हम उस सॉल्ट की भी बात करने वाले हैं, वो भी इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एसिड और बेस की बला क्या है, वो समझ लेते हैं, सो दैट मेरे को आगे का चैप्टर समझ आता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एसिड्स की बात करूँ तो सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन, वो सब्सटेंसेस जब मैं उनको पानी में डिसॉल्व करवाऊं और पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो डिसोसिएट होके H+ का एक कंफर्म आयन दे, यानी कि जब उसको पानी में डाला और वो डिसोसिएट हुए और डिसोसिएट होकर वो H+ आयन में ब्रेक डाउन हुए। अब मैम आयन क्या होता है? बेटा आयन वो स्पीशीज होती हैं जिसके पास कोई चार्ज हो, चार्ज यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, दैट इज नोन एज कैटायन, एंड वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी भी हो सकती है, दैट इज नोन एज एनायन। तो अगर मैं एसिड की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक ऐसा कैटायन फॉर्म होता है जिसको डिसोसिएट करवाकर जो रिलीज होता है वो H+ आयन देता है, और अगर वो H+ आयन देता है तो वो एसिड फॉर्म होता है। मैम अब एक एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल बच्चा, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं HCl की बात करूँ, HCl ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना एक एक्वस वर्ड डालूंगी, यानी कि मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करवा दी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अभी गर्मियाँ चल रही है तो शिकंजी मिक्स करके पियोगे ना, सेम वैसे इसको डिसॉल्व करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक तरीका होता है कि पानी में एसिड डाले या एसिड में पानी डाले, तो इसी वीडियो में, इसी लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि पानी के अंदर एसिड डाले या एसिड के अंदर पानी डाले। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे HCl या एक्वस यानी कि पानी में डिसॉल्व कर दिया, और पानी में डिसॉल्व करते ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक H+ आयन एंड दूसरा इज Cl नेगेटिव आयन, that is known as cation and this is known as anion। तो यहाँ पर क्या मेरे को दिख रहा है कि एक H+ आयन में ब्रेक डाउन हो गया, और अगर ये H+ आयन में ब्रेक डाउन या डिसोसिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये एसिड की कैटेगरी में आता है। अब मैम और क्या चीजें होती है बच्चा? जब इसका टेस्ट करा गया ना, जनरली नहीं करते, जब हम इसका टेस्ट करेंगे ना तो इसका ना एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा, दैट इज सार होगा। ये क्या होगा? सार एंड टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक लिटमस टेस्ट भी आता है। कौन सा टेस्ट बोला मैंने? लिटमस टेस्ट। अब ये लिटमस टेस्ट क्या होता है? लिटमस टेस्ट का मतलब होता है कि ये ना क्या करता है, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर लूं तो ये ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, और अगर मैम रेड ही हुआ तो रेड को रेड में ही रहने देगा। अगर ये ब्लू हुआ तो रेड में चेंज कर देगा, अदरवाइज ये रेड का रेड में ही रहने देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको एसिड की याद रखनी है। अभी जब हम बेस पे जाएंगे तो हम एक ट्रिक के साथ लर्न करेंगे बेस की प्रॉपर्टी, तो इसी वीडियो पे बने रहो। अब यहाँ पर हम करते हैं बेसिस की बात, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिस की बात। सबसे पहले अगर मैंने इसको डिसोसिएट करवाया, अगेन डिसोसिएट क्या कर रहे हैं हम? इसको पानी में डिसॉल्व करवा रहे हैं, और डिसॉल्व करके ये एक डेफिनेटली आयन प्रोड्यूस करने वाले, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH- आयन, और इसको हम एनायन भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन मैं क्या बोल रही हूँ? एक्वस। एक्वस यानी कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब जैसे डिसॉल्व करा इसको पानी के अंदर तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या आप देख पा रहे हो कि इसने भी आफ्टर डिसोसिएशन एक आयन रिलीज करा है, दैट इज OH- आयन, और OH- आयन रिलीज होती तो क्या मैं इसको बेस बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो। और कोई प्रॉपर्टी, जैसे हमने बात करी थी एसिड के टेस्ट की, वो सार होता है, तो अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं तो ये बिटर एंड टेस्ट होता है। कैसा होता है? बिटर एंड टेस्ट होता है। और क्योंकि हमने एसिड में लिटमस टेस्ट की बात करी थी, तो अगर मैं यहाँ पे लिटमस टेस्ट की बात करूं तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, और अगर मैम ब्लू ही हुआ तो ब्लू का ब्लू ही रहने देगा, राइट। अच्छा, अब आपको क्या इससे समझ आ रहा है कि बेस है और बिटर है और ब्लू भी है, तो क्या मैं इसको बी और बी नाम से बोल सकते हो? यानी कि इसकी ट्रिक हम कैसे याद करेंगे? ट्रिपल बी या बी क्यूब से याद कर लेते हैं।
फर्स्ट वी रिप्रेजेंट बेस, सेकेंड वी रिप्रेजेंट बेटर एंड थर्ड वी रिप्रेजेंट ब्लू इन कलर। और कौन सा? जब ये लिटमस टेस्ट में होता है तब। क्या अभी तक कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो या कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लगी हो? बच्चा जब आप समझ लेते हो ना कि नहीं यार ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मैम हमारे 9th में ना अच्छे मार्क्स ही है, तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि साइंस बहुत मुश्किल होते हैं। बच्चा अगर साइंस के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। या कोई भी चैप्टर के अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं ना तो वो चैप्टर क्या, वो पूरा ही सब्जेक्ट इतना ईजी सा लगने लगता है और ऐसा फ्रेंडली लगता है कि बस मजा ही आ जाए पढ़ने में। तो सिर्फ मेरी यही है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसको कॉन्सेप्ट में पढ़ो, यानी कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आए, फिर उसके बाद आप देखो कि आपसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे ना हो, वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। और अगर आप जब तक रट्टा मारोगे ना चीजों का, तो रट्टा तो भैया 1-2 दिन का गेम होता है और 1-2 दिन के गेम के बाद में वो भूल ही जाता है, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन है। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेना क्रुशियल काम है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने बेसिस की बात करी, तो यानी कि मेरे को एसिड भी समझ आ गया क्या होता है, मेरे को बेसिक भी समझ आ गया कि कोई चीज बेस कब कहलाएगी, वो भी चीज समझ आ गई। अब ना एक छोटू सी चीज कि हमारे पास ना एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज एल्कली, एल्कलाई, एल्कली, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अब ये बेसिस का ही ना एक छोटा सा बच्चा मान लो, एक छोटा सा फैमिली मेंबर मान लो, बट इसमें ना थोड़ी सी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज आप बोल सकते हो। सिमिलैरिटी क्या है? जितने भी एल्कली होते हैं ना वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, ठीक है? बट जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे एल्कली नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्कली की बात करूं ना, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, फॉर एग्जाम्पल KOH, राइट? तो जितने भी एल्कली अगर वो वाटर सॉल्यूबल है तो वो हमारे एल्कली रिप्रेजेंट होंगे। अगर वो वाटर सॉल्यूबल हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो OH माइनस रिलीज कर रहा है तो वो हमारा बेसिस, बस इतनी सी बात, ठीक है? एसिड क्लियर, बेस क्लियर। अब आते हैं हम सॉल्ट पे। हम यहाँ पे सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट मतलब कि नमक, राइट? नमक ही लेके चलते हैं। और पता है नमक को, फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपकीपर के पास जा रही हूँ और मैं पता क्या बोल रही हूँ, भैया मेरे को ना सोडियम क्लोराइड दे दो जरा, तो वो क्या बोलेगा, है सोडियम क्लोराइड क्या होता है? मैम थोड़ा ना आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो आप क्या बोलोगे, भैया नमक दे दो। तो यानी कि मैंने क्या सीखा कि जो ये सोडियम क्लोराइड मैं लिख रही हूँ दैट इज सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्ट है और केमिस्ट्री के टर्म में भी इसको सॉल्ट ही बोला जाता है। बट मैम ये जो बना है ना वो कैसे बना है उसको जानते हैं। अब देखो किसी भी एसिड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं, मैंने क्या बोला, किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वहां पर फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। वो होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी सॉल्ट बन रहा होगा वो उसी नेचर का हो जाए। अगर दोनों बराबर यानी कि मेरे घर वाला हाल, तो यहाँ पे तो भैया न्यूट्रल ही रहती है चीजें, ठीक है? तो न्यूट्रल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे। अदरवाइज अदरवाइज जैसा भी जो अपना इसका स्ट्रेंथ होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमारा सॉल्ट बन जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ क्लियर होगा। अब मैम ये नहीं बताया कि NaCl कैसे बना, चलो इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ HCl। क्या है HCl? एसिड है। क्यों? क्योंकि H+ रिलीज होगा। और मैं यहीं पर ले रही हूँ एक बेस दैट इज NaOH,
ठीक है, क्यों बेस? क्योंकि OH माइनस रिलीज होगा। अब जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करी, मैंने क्या करी, इसकी रिएक्शन करवाई। याद करो चैप्टर 1 में मैंने वैलेंसीज करवाई थी, जिसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये अपने इंडिविजुअली आयंस में ब्रेक डाउन होगा और ये भी अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक डाउन होगा। मैम करके दिखा दो, याद सा नहीं आ रहा, कर देते भैया। देखो यहाँ पे H प्लस आयन इसका रिलीज हुआ और दूसरा Cl माइनस रिलीज हुआ। सेम यहाँ पर मेरा एक Na पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है और दूसरा OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक्सचेंज कर दो मैम, ठीक है, एक्सचेंज कर देते हैं। तो जैसे ही एक्सचेंज किया तो मेरे पास यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो गया और दूसरा यहाँ पर H और OH मिलके H2O का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो इसी को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डन। तो आई होप अभी तक समझ आ गया। और ये जो बना है ना, और ये क्या होता है हमारा सॉल्ट, राइट। कोई अभी तो कोई डाउट? अभी तो लग नहीं रहा कि कोई भी डाउट होगा। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्लियर। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि इंडिकेटर की बात करें मैम, अभी तक तो ना हमने इंडिकेटर ये सुना था, जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, स्कूटी वगैरह होती है, कार्स वगैरह होता है, तो उसमें इंडिकेटर होता है, राइट साइड का इंडिकेटर, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, राइट। यही चीज अभी तक सीखी थी। बट अगर हम यहाँ पे एसिड बेसिस चैप्टर पे है तो यहाँ पे ना इनके भी अलग से इंडिकेटर होते हैं। और वहाँ पे इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन करने वाले जिससे मेरे को ये पता चले कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना टेस्ट करके नहीं देखने वाली हूँ ये सार है, बिटर है, ये क्या चीज है। तो हमारे पास ना जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो इतना चीज समझ आई कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, चाहे वो कलर चेंज करे या स्मेल चेंज करे, राइट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेचुरल की बात करते हैं और नेचुरल में हम यहाँ पे लिटमस की बात कर चुके हैं कि लिटमस क्या करता है। अब आप बताने वाले कि एसिड को कौन से कलर में चेंज करता है और बेसिक को कौन से कलर में चेंज करता है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, प्रॉमिस? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सिंथेटिक की बात करते हैं। सिंथेटिक में हमारे पास आता है एक फेनोफ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। अब जो फेनोफ्थलीन होता है, एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो कलरलेस रहता है, यानी कि अगर मैंने एसिड के अंदर फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाल दिया है तो वो जो होगा वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। सेम अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो एसिड में वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा और बेस में वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अभी तक क्लियर? अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो फेनोफ्थलीन को ना किस में चेंज कर रहा है, पिंक कलर में चेंज कर रहा है। तो वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करो और उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैम मैंने तो फेनोफ्थलीन पढ़ाया नहीं और चेंज तो मैं लर्न करना ही भूल गया, राइट। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। अगर मैं फेनोफ्थलीन की बात कर रही हूँ तो वो पिंक कलर में है, यानी कि बेस है, और बेस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, राइट। ठीक है, कि क्या होता है बेस, होता क्या है, लिटमस पेपर को कैसे टर्न करता है, टेस्ट कैसा होता है, वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन अगर मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करूं, ऑल्फैक्टरी यानी कि कुछ ना कुछ स्मेल से इसका रिलेशन है। अब देखो ऑल्फैक्टरी में हम यहाँ पे बात करने वाले इसके एग्जाम्पल्स ही, दैट इज अगर मैं क्लोव का एग्जाम्पल लूं, अनियन का एग्जाम्पल लूं या वेनिला का एग्जाम्पल लूं, राइट। तो हम यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं, यानी कि ये कोई कलर चेंज नहीं करेंगे, ये स्मेल चेंज कर लेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, आप खा रहे हो, क्या खाओगे, आप क्या खाना पसंद करोगे? ठीक है, छोले भटूरे। हम छोले भटूरे खा रहे हैं, वो भी प्याज के साथ। क्या जैसे प्याज का स्मेल होता है, छोले भटूरे खाने के बाद क्या वही स्मेल रहती है? राइट, वही रहती है। और छोले भटूरे है क्या, उसमें मसाले है, स्पाइसेस है, तो यानी कि वो एसिड का काम कर रही है, राइट। तो अगर एसिड के अंदर हम यहाँ पर प्याज खाएं, अनियन का इंटेक करें, तो क्या अनियन की स्मेल में कोई भी चेंज हो रहा है? यानी कि अगर हम हाथ में, तो हाथ में से स्मेल आने लग जाएगी, राइट। तो सेम अनियन की स्मेल आएगी। बट देन उसके बाद मैं क्या करूँ, सोप से हैंड वॉश करूँ, राइट, मैंने कर लिया। अब क्या वो जो स्मेल थी अनियन की, क्या वो डिसअपियर हो गई, यानी कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, कोई भी स्मेल ही नहीं आएगी? तो अगर मैं बेस की बात करूं तो वो स्मेल चेंज कर लेता है। आई होप इतना तो अब समझ आ गया होगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अगर मैं एसिड में डाल रही हूँ किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को, तो नो स्मेल चेंज, क्या बोला, नो स्मेल चेंज, कोई भी स्मेल चेंज नहीं होगा। किसमें? एसिड में, यानी कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा, राइट। यानी कि कोई भी असर नहीं पड़ता ना डांट का आपको मम्मी का, ठीक है, मम्मी डांट ले कर ले, कुछ भी असर नहीं है, तो आप एसिड हो, ठीक है। और जैसे पापा डालते
सेम लड़कियों में तो बहुत ज्यादा होता है, मेरे साथ तो स्पेशली। अगर पापा ने डांट दिया तो मतलब थोड़ा आएगा, हाँ यार फील तो हुआ है, कुछ तो गलती करी होगी, राइट। तो फिर उस टाइम पर हम बेस बन जाते हैं, यानी कि हमारा जो स्मेल होता है या जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ पे जो स्मेल चेंज होता है वो होता है बेस। तो ये सारा हमारा जो गेम था वो था इंडिकेटर्स का, कि इंडिकेटर्स कैसे एक्ट करता है एसिड और बेसिस में, क्या करता है वो, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहाँ तक बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लो, बहुत अच्छे से लर्न कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू।